वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लूसेंट के संपूर्ण भौतिक विज्ञान को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 9 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया और आज की लेक्चर नंबर अध्याय 10 है। आवर्ती गति को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 21 नंबर की लेक्चर है। पिछले की 20 लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस कर दी है तो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 10 आवर्ती गति को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। हाँ जी, तो हम आ चुके अपने चैप्टर नंबर 10 की तरफ, आवर्ती गति। यहाँ पर ठीक ध्यान देंगे इधर। आवर्ती गति क्या होता है? एक निश्चित पथ पर गति करता वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व की गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति क्या होता है? आप सरल लोलक को कभी ना कभी देखे होंगे, कुछ इस टाइप का होता है सरल लोलक, या फिर आप खुद से भी बना सकते हैं। एक रस्सी में किसी पत्थर को, टुकड़े को बांध दीजिए और इसको जब यहाँ पर लाकर छोड़िएगा तो ये इस पाथ में होकर गति करेगा, इसे करके यहाँ पर आएगा और इसे करके एक पाथ पर गति करेगा। तो इसी गति को हम बोलते हैं क्या? सरल लोलक गति। कौन सी गति? आवर्ती गति भी इसको बोलते हैं। अब बात आती है दोलन गति क्या होता है? किसी पिंड की साम्य स्थिति का इधर उधर गति करने को दोलन गति भी कहते हैं। दोनों सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत चीज़ें अंतर होती है। अब आइए इसको और बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझते हैं। एक दोलन या एक कंपन, दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति की एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना, पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या एक कंपन कहलाता है। कोई भी सरल लोलक है यहाँ पर, जैसे उदाहरण के लिए एक सरल लोलक है। अब ये सरल लोलक है, यहाँ पर कुछ बंधा हुआ है तो हम इसको ले आकर यहाँ पर से छोड़ते हैं तो ये इस प्रकार से कुछ जाएगी और लास्ट मान लीजिए यहाँ तक ये लास्ट हमारी जा रही है। तो ये जितने समय में ये एक राउंड पूरा कर लेगी इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एक कंपन या एक दोलन बोलते हैं। अब आवर्तकाल कितने? एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, वो जो दोलन पूरा कर रही है एक जगह से दूसरे जा रही है तो इस क्या होती है? ये दोलन एक दोलन कहलाती है। लेकिन इस एक दोलन को तय करने में जितना समय लगता है उसको क्या कहा जाता है? आवर्तकाल, टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण में आप ढोलक को देखे होंगे। ढोलक में जब एक ताल लगता है तो उस कंपन करती है, और कंपन करती है इसका मतलब वो दोलन करती है अपनी एक ही स्थिति में रह करके। तो वो आपकी एक उदाहरण हो जाएगी किसका? सरल लोलक का। अब उसी में एक टॉपिक आता है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सुनेंगे। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है तो उसी को आवृत्ति कहते हैं। जो भी कंपन करे, जैसे उदाहरण में ढोलक की बात की तो ढोलक पर जब एक ताल मारिएगा तो उसका सरफेस जितनी बार एक सेकंड में कंपन करेगा तो उसी को उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ये डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और पूछेगा आपसे कि बताइए आप आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो n बराबर होता है 1/t। दोलन का ये आवर्तकाल का ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान में रखेंगे। तो इस आवृत्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n बराबर 1/t। और t क्या है इसमें? तो t है एक टाइम पीरियड, कितने एक सेकंड में वो कितना बार कंपन करती है, वो टाइम पीरियड है ये। ठीक, अब सुनिए। अब बात आती है सरल आवर्त गति क्या होता है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसी को सरल आवर्त गति कहते हैं। एक लाइन में याद रखिए आप दोलन की गति, या फिर एक घड़ी भी आती है, उस घड़ी में जो इधर से उधर जाता रहता है तो उसका ही गति क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति कहलाती है। अब आएंगे आप सरल आवर्त गति की क्या विशेषताएं हैं। तो सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है, सुनिए। जब मध्यमान यानी बीच वाली स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिक होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, क्योंकि बड़ा तेज चलता है वो। तो
जब यदि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तब क्या क्या होता है विशेषता। तो पहला विशेषता उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, दूसरा त्वरण शून्य होता है, तीसरा वेग अधिक होती है, चौथा गतिज ऊर्जा अधिक होती है और पांचवा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी एकदम शून्य होती है, जीरो के बराबर होती है। तो ये तो स्थिति रही कि बीच से क्या होती है, लेकिन क्या हो अगर वो लास्ट से जाए। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से होकर गुजरता है, तो अंत बिंदु से होकर गुजरता है तो उसका त्वरण अधिक होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है। अब जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा शून्य होती है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है और वेग शून्य होता है। ये इसकी विशेषता है कि यदि वो सरल लोलक अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरेगी तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, त्वरण शून्य होगा, वेग अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। लेकिन अपने अंत बिंदु से होकर गुजरे तो त्वरण अधिकतम होगा, कोई उस पर कार्य करने वाला कोई प्रत्यानयन बल अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा शून्य होगी, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, वेग शून्य होगा। तो ये आपकी उदाहरण है। अब सुनिए, बात आती है सरल लोलक। यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। और यदि लोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। बस अब यहाँ से सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो टी बराबर फॉर्मूला होता है 2π√1/g। और जी इसमें क्या है, तो जी जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। सॉरी एल मतलब नहीं, यहाँ पर एल है ये, तो एल मतलब डोरी की लंबाई है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, टी बराबर 2π√L/g। एक बार इसको लिख लेते हैं, टी बराबर 2π और √L/g होता है, जहाँ पर L का मतलब होता है डोरी की लंबाई और G का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब क्वेश्चन पूछेगा कैसे यहाँ से, तो आपको L की लंबाई दे देगा, L का मान, और G का मान दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए उसका आवर्तकाल कितना होगा सरल लोलक का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बन सकती है। अब आएंगे यहाँ पर निष्कर्ष में। अब इसे निष्कर्ष क्या निकला, तो पहला निष्कर्ष, टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के, अर्थात लंबाई के बढ़ने पर टी बढ़ जाएगा। और यदि यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्वीय केंद्र ऊपर की ओर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल भी घट जाएगा, अर्थात तो झूला जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा। तो पहला कि टी जो होता है आवर्तकाल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के लंबाई के। यही कारण है कि टी जब बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ने पर टी बढ़ जाएगा। और इसी कारण से यदि कोई लड़की झूला झूल रही है और झूलते हुए उस झूले पर खड़ी हो जाती है तो उसका गुरुत्वीय केंद्र ऊपर की ओर उठ जाएगी और जो रस्सी की लंबाई है वो घट जाएगी, जिससे झूला का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आवर्तकाल घट जाएगा तो जाहिर सी बात है झूला जो है जल्दी जल्दी दोलन करने लगेंगे। पहला निष्कर्ष निकलता है। दूसरा, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर भी बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद देख लीजिए परिभाषा था टी बराबर 2π√L/g। यहाँ पर मास का कोई जिक्र ही नहीं था। जब मास का जिक्र नहीं है मतलब कि वहाँ पर कितना भी मास रखे उसमें कोई परिवर्तन नहीं मिलेगी। तीसरा देखने को मिलता है टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L/g, यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। जब जितना ऊपर जाइएगा तब भी कम और जितना नीचे जाइएगा तब भी कम होता है। केंद्र पर रहिएगा तो मैक्सिमम होता है सरफेस पर। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो यहाँ भारहीनता के कारण जी जो होता है 0 के बराबर होती है, अतः आवर्तकाल अनंत हो जाएगी और उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। चौथा निष्कर्ष, इसके बाद गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल टी भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में लंबाई कम हो जाने पर टी भी कम हो जाएगा और लोलक घड़ी
तेज चलने लगेंगी। और पांचवा, चंद्रमा पर लोला घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान आप जानते हैं 1/6 गुना होता है। तो ये आपकी पूरा सरल लोलक तथा सरल आवर्त गति था। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। ये चैप्टर कोई बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही चैप्टर था। अब आइए इसमें से जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और कल हम चैप्टर 11 तरंग को शुरू करेंगे। आएंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे पूछे, जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर समान समय अंतराल में अपनी जो है गति को दोहराता है तो उसे क्या कहते हैं। तो समान समय में अपनी गति को दोहरा रहा है, मतलब वो कैसी गति है, आवर्त गति है। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है। तो सरल आवर्त गति में उसका आवर्त काल स्थिर रहता है। वेग बढ़ता घटता रहता है, त्वरण बढ़ता घटता रहता है, विस्थापन बढ़ता घटता रहता है। और नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यकारी बल F, विस्थापन x के साथ किस प्रकार मालिक संबंध होता है। तो ऑप्शन थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं है, बट कोई नहीं, इसको आप ध्यान रखेंगे। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के। F जो होता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्थापन के। ठीक, अब नेक्स्ट है, SHM कर रहे कण का वेग अधिकतम कहाँ होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कर रहा है उसका वेग अधिकतम कहाँ होता है। तो होता है माध्य स्थिति पर, मीन पोजीशन पर जब वो वस्तु रहती है तब उस कड़ी में उसका जो वेग होता है वो मैक्सिमम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में त्वरण अधिकतम कहाँ होता है। तो सरल आवर्त गति में जो त्वरण होता है हमेशा चरम स्थिति पर यानी अंत बिंदु पर होता है। अभी बात की हम लोग की त्वरण कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो आपकी चरम स्थिति अंत बिंदु पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। और आवर्तकाल का फॉर्मूला हम अभी बताए थे आपको कि अगर आप जैसे निकालते हैं आवृत्ति का तो T बराबर 1/T होता है। तो ये इस प्रकार से एक फार्मूला होती है। T को आप इधर भेज कर N को ले आ सकते हैं, ये फार्मूला बन जाएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध है। तो आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध होता है, N बराबर 1/T, यही इसका संबंध है। या फिर N और T को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, यही इसका संबंध है। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, कोई मास यहाँ पर काम नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर 2π√L/G। इस फॉर्मूला में कहीं पर भी मास का कोई जिक्र नहीं है। दैट मीन्स कि इसमें कोई भी द्रव्यमान का और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि लोलक की लंबाई L की बात कर रहा है तो अगर T बराबर फॉर्मूला लिखे तो 2π√L/G, लंबाई बोल रहा है 4 गुनी, तो ये अगर 4 गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है रूट से 4 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2, तो इसका मतलब 2 गुना हो जाएगा। तो सी इसकी राइट आंसर होंगी, ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर। ये 2πG कांस्टेंट होता है, इस कंडीशन में L को प्रीफर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है, इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे, 2 सेकेंड होता है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेंडुलम वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने में वह क्या हो जाएगी। तो किसी भी पेंडुलम को यदि आप चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो वहाँ पर वो घड़ी सुस्त हो जाएगी। अब सुस्त क्यों हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान एकदम कम होता है। जी यहाँ पर नहीं, कम क्या, जी हुई थोड़ा भी नहीं होता, बहुत कम मात्रा में होता है, तो इसलिए वो घड़ी हो जाएगी वहाँ पर सुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूला झूलती हुई लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए। अगर वो लड़की आकर बैठ जाती है तो उसका मास बढ़ जाता है, और मास से कोई भी इसमें आवर्तकाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो अपरिवर्तित रहेगा। सी, ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि झूला झूलती हुई लड़की खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल कितना होगा।
तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और उसकी दोलन स्थिति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होती है? तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम चरम सीमा पर होती है, और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर, मिड पॉइंट पर, माध्य स्थिति पर ये न्यूनतम होती है, यानी 0 के बराबर। माध्य स्थिति पर कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो माध्य स्थिति पर आप जानते हैं कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम, और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, 0 होती है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर केंद्र का सरल लोलक आवर्तकाल कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर लोलक आवर्तकाल कितना होता है? तो वो होता है अनंत। कितना होता है, अनंत होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तकाल और लंबाई के बीच संबंध दर्शाने वाला सूत्र क्या है? तो आवर्तकाल और लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा सा ऑप्शन सही नहीं है, बस फॉर्मूला ये ध्यान रखें, T बराबर 2π√L/g, ये इसका संबंध होता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह के अंदर लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो कृत्रिम उपग्रह के अंदर लोलक का आवर्तकाल यहाँ पर भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अनंत होता है, अनंत होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? तो विस्थापन के अधिकतम मान को आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो इसके सी राइट आंसर होगा। हालांकि यहाँ पर और हम चीज़ें अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की हमारी लास्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में पेंडुलम घड़ियाँ सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन थी हमारी। तो बस यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट हुई, चैप्टर 10 हमारी। कल हम चैप्टर 11 तरंग को पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।